हेलो चैम्पियंस। आज मिलवाता हूँ मैं आपको अपने फेवरेट चैम्पियन से। जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है और वो भी ऑनलाइन, पता ही है कि 5 साल हो चुके हैं ऑनलाइन एजुकेशन में और उससे पीछे 5 साल ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो स्टूडेंट्स फिजिकली दिख रहे होते हैं और पता होता है कि हाँ ये अच्छा ऐसा कर रहा है, ये बच्चा ऐसा कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में तलाश करना अपने फेवरेट स्टूडेंट को और पकड़ना कि हाँ ये बच्चा है जो करेगा, मचाएगा। लगभग हर साल ऐसा होता है कि पता चल जाता है कि यार ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मचाने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। तो ये 2023 का ड्यूरेशन था जब मुझे एक ऐसा स्टूडेंट मिला जो उससे पिछले वर्ष में 2022 में विफल हुआ था। अब सोचिए कोई विफल स्टूडेंट एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट कैसे बन सकता है, मैं समझ में आ सकता है आपके। तो ना ही उन्होंने सिर्फ अपने स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो होती है, जिसमें जैसे आरआरबी का एग्जामिनेशन होता है, ना ही उसमें सिर्फ उन्होंने रैंक 1 लिया, बल्कि आईबीपीएस पीयू का एग्जामिनेशन जो सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन कहते हैं बैंक में, उस परीक्षा के अंदर उन्होंने अपना टॉप रैंक हासिल किया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पीएनबी ज्वाइन किया। तो पीएनबी आप सभी जानते हैं कि पीएनबी टॉप रैंक होल्डर्स को मिला करता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है सुशील। हेलो सुशील, कैसे हैं आप? हेलो सर, बढ़िया चल रहा है। आप बढ़िया चल रहा जी है। बिल्कुल, ये बात ना बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी, बिल्कुल नॉर्मल अनकट टाइप से बातें हम लोग करेंगे, जैसे कि और मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन आज मौका मिला, आज इंडिपेंडेंस डे है और मैंने कहा कि चलो ठीक है। ये भी दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली आने के बाद इन्होंने कहा कि सर मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आइए, मिल बैठते हैं। तो हम लोग सुबह से साथ में हैं, लेकिन हमने कहा चलो एक रिकॉर्ड करते हैं कुछ बच्चों के लिए। और इंडिपेंडेंस डे है 2024 और मैं चाहता हूँ कि आज आप तक ये चीज़ें पहुँचें। सुशील, 1.5 साल का सफ़र रहा आपका प्रिपरेशन का। हाँ सर। पहला जो अटेम्प्ट था वो नेगेटिव रहा, मतलब उसमें कुछ खास हाथ नहीं लगा। नहीं, उसके बाद लेकिन जब लगा तो फिर लगातार लगता चला गया, वही फिर वो इम्प्रूवमेंट होती गई। इम्प्रूवमेंट होती गई। तो अच्छा, एक और बात है कि इनका उम्र जो है सिर्फ 23 साल है। 23 साल की उम्र में ये पीओ बन चुके हैं। इसके बाद आप इनका हायरार्की आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, कहाँ तक जाएंगे, ये प्रमोशन कैसा होगा, स्केल कैसे बढ़ेंगे। अब 23 साल की उम्र में अगर बच्चा 60,000 रुपये कमाने लगे तो उसके बाद का आप आलम समझ लीजिएगा कि आगे कहाँ तक जाएगा बच्चा प्रमोशन के बाद। तो बहुत बहुत बधाई, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार स्टूडेंट को कैमरे के उस पार ऐसे कमेंट सेक्शन में देखने के बाद, सिलेक्शन वाले जो मैसेज आते हैं उसमें देखने के बाद, फिर ऐसे मिलने के बाद। और मतलब फेवरेट स्टूडेंट जब बोलता हूँ ना मैं, तो सच में ये फेवरेट स्टूडेंट है, बिकॉज बहुत ओबीडियंट हैं। एक टीचर के लिए फेवरेट स्टूडेंट तभी बनता है वो जब वो एक ओबीडियंट स्टूडेंट होता है। और जब ये विफल हुए तो फिर मुझे लिटरली, एक ये स्टूडेंट थे और एक और स्टूडेंट थे उस वक्त में, हर्षिल। मैं बहुत दुखी हुआ था बिकॉज ये नो डाउट कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर स्टार्ट किया इन्होंने प्रिपरेशन, लेकिन उनके 2022 में। जी सर। लेकिन उस ड्यूरेशन में भी मुझे याद है कि बहुत एनर्जी लगाया गया था। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अगर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप जुलाई के महीने में स्टार्ट कर रहे हैं, जून के महीने में स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जुलाई में आपने स्टार्ट किया हाँ था, सर, 11 जुलाई से मैंने प्रॉपर प्रॉपर पढ़ाई शुरू किया था और एग्ज़ाम का फेज़ आ चुका था। एग्ज़ाम आ चुका था और मेरा पहला आईबीपीएस क्लर्क था। उसका प्री में 1 मार्क से छूटा था मेरा। बहुत बहुत मतलब फिर भी, लेकिन मतलब बहुत क्लोज पहुँचे थे आप। हाँ तो परिश्रम किया गया था, अच्छा है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि स्टूडेंट, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं देखिए। एक जो प्री प्लान चल रहा है बढ़िया से, जैसे जो जनवरी दिसंबर से स्टार्ट कर चुका है। एक तो उस साल का एस्पिरेंट अभी पार्टिसिपेट करेगा, करना शुरू भी कर चुका होगा। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि नोटिफिकेशन आने के बाद सोचता है कि हाँ यार ये तो कुछ वैकेंसीज़ हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लिए, चलो तैयारी करते हैं। तो जो स्टूडेंट पहले से करते आ रहा है उसके लिए तो पहला एग्जामिनेशन जो होता है प्रीलिम्स, जैसे अभी फेज़ 1 गया, अभी प्रीलिम्स गया आपका, आरबीपीओ का, आरबी क्लर्क चल रहा है अभी। तो उसमें तो चलो वो कुछ कुछ देख पा रहे होते हैं अपने आप को। उन स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए खुद को, जो अभी नोटिफिकेशन के साथ स्टार्ट किया, जून में जाग गए, मई में जाग गए या जुलाई में जाग गए, कि अब क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? सर, मेरा ये था पूरा कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरा पहला कॉन्सेप्ट कि एक एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा और उसको कंप्लीट करूंगा मैं। और हाँ, मुझे ये था कि मैं ऑलरेडी कई लोग से लेट हूँ, तो उनको मैच करने में मुझे उनसे ट्रिपल या डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके अगर वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो शायद मुझसे ज़्यादा इफेक्ट देना पड़े, तभी मैं उनको मैच कर पाऊँगा। और जब मैंने पहला पेपर देने गया तो मैं कोई उम्मीद लगा के नहीं गया था। मैंने ये था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा जो किया है, और ऑब्जर्व करूँगा पेपर को कि और मुझे अपने ऊपर क्या इम्प्रूव करना है। तो जब मेरा पहला पेपर हुआ था ना, तो सर मैंने पूरा जितना पढ़ा था लगाया, और फिर वहाँ पे जब मेरे मार्क्स सिर्फ 1 मार्क्स, तो घर वालों को तो बुरा लगता ही है। पर मेरे को ये अंदर कि अगर पहला पेपर में मैं इतना क्लोज आ गया हूँ तो यानी कि तैयारी मेरी सही जा रही है, और मुझे बस यहाँ से थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉपर 2 महीने प्री को दिए थे। उसके बाद मैं फिर ये था कि हम लोग, आप बताते कि फाउंडेशन एक ही साथ चलता, मैंने फाउंडेशन किया।
मैंने प्री के डेली 3 से 4 मॉक्स लगाने शुरू किए और मेरा एक फिक्स शेड्यूल बन चुका था कि कब कौन से मॉक्स कैसे लगाने हैं, कब मेंस पढ़ना है। वो मेरा 1.5 साल में प्रॉपर वही शेड्यूल 1.5 साल तक रहा है। चाहे मेरे एग्ज़ाम रहा हो, चाहे मैं फेल हो रहा हूँ, चाहे पास हो रहा हूँ, वो उस पर इम्पैक्ट नहीं करता था। अच्छा, अगर मैं एक दिन का ब्रेक भी लेता था तो सिर्फ वो एक ही दिन का ब्रेक होता था, वो ऐसा नहीं कि फिर मैं उसमें 4 दिन का ब्रेक हो गया। 4 दिन का, ऐसा नहीं होता था मेरा। इनफैक्ट फेस्टिवल में भी एक ही दिन का था। घर वाले भी बोल रहे थे कि अरे घूम फिर लो, पर वो फेस्टिवल का एक दिन का ब्रेक काफ़ी होता था हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को ये लगता था कि अगर एक बार हमने कर लिया तो उसके बाद तो हर फेस्टिवल में छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। एग्जैक्टली मतलब एक मैं बता दूं कि इन्होंने क्या कहा अभी आपसे ये कहा गया कि जो स्टूडेंट बाद में भी कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर रहा है ना, एक कॉमन रूटीन और मतलब फिक्स अप्रोच है तैयारी का, कि पहले अपने को टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज काम करते रहना है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जामिनेशन। बिल्कुल राइट जी सर। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जामिनेशन में वो काम करते रहना है, और जब एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो जाए, जैसे कि प्रीलिम्स लेवल पे काम हो चुका है, हाँ तो हम उसके मॉक लगाने में लग जाएं और उसके बाद अपग्रेड करने में लग जाएं अपने मेंस लेवल पे। अपग्रेडेशन मतलब कि मेंस का मेंस प्रिपरेशन। का। राइट, सब्जेक्ट वाइज एक बार एंटर करते हैं। ठीक एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जी। ठीक है ना। मैथ्स में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, जैसे मान लो कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है मैथ्स पढ़ना, और ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो कि कुछ महीनों से पढ़ रहा है मैथ्स, कुछ भी किया उसने लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है, उसको लग रहा है कुछ भी कर रहा है, हाँ ठीक है। लेकिन अभी जब एग्जामिनेशन दिया उसने आरबीपीओ का, तो जो उसको अपने आप से एक्सपेक्टेशन होगा या जो उसने करना चाहा होगा, जितना सोचा होगा कितना आना चाहिए, नहीं आया, वो वहाँ जाके मतलब फ्लॉप कर गया। फ्लॉप का। तो एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच क्या होना चाहिए मैथ्स को लेके चलने के लिए कि वो बहुत लोड भी बच्चे को ना पड़े, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चे बिखर जाते हैं, उनको बहुत लंबा सिलेबस नजर आता है। कैसे डील करें मैथ्स में? सर जब मैंने पहली बार पेपर देखा था ना ऐसे पीडीएफ में, तो मुझे लगा कि यार सब तो कर लेते हैं, ये तो सब तो आता है, पर मेन चीज़ तो वो 20 मिनट में कर पाते कि नहीं कर पाते, और हम बिखरते उसी में। अगर मैं किसी भी बच्चे को दे दूँ तो वो कर लेगा, क्योंकि वो 10th लेवल की आती है मैथ प्री में, वो 20 में होता है, वो 20 मिनट में कैसे करना है। और उसमें मेन चीज़ क्या सर, स्पीड मैथ को हम लोग मानते हैं, पर स्पीड में जो कैलकुलेशन होती है ना, वो पेन से ज़्यादा माइंड में चलनी चाहिए, और उसके लिए टेबल्स, स्क्वायर, ये सब आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप पहले करें ना, कि अगर आपको 30 तक के टेबल्स आने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए, आपको क्यूब पता होना चाहिए, और अगर आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप नंबर से इतना फैमिलियर हो जाएंगे, आपको पता हो जाएगा कि अगर ये नंबर है तो इसका किससे मल्टीप्लाई हो क्या आंसर आने वाला होगा। आप वो अप्रोच हो जाएगा। और अगर सिलेबस वो दिखता जरूर है भाई, पर अगर उसको स्टेप वाइज करेंगे ना तो बहुत छोटा है। अर्थमेटिक के सर 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं। अगर टीचर्स के साथ एक टीचर्स 2 से 3 बार लेक्चर लेता है, आप वो 2-3 लेक्चर्स में आप भी उसके साथ लगे रहो, वो जो करा रहा है उसके सवाल करते जाओ, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बनेगी, बढ़ जाएगी। लोग क्या डरते हैं अर्थमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा कि यार लेंदी होता है, पेपर में होगा नहीं, हम कैलकुलेशन फंस जाएंगे। पर अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि DI से इजी अर्थमेटिक होती है पेपर में। एग्जैक्टली ऐसा है। अच्छा, स्पीड मैथ जो पोर्शन है, क्या स्टूडेंट्स का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि स्पीड मैथ्स को पहले ही इतना ज़्यादा कमांड कर लिया जाए? बिकॉज स्पीड मैथ्स का जो मेरा ही पर्सनल व्यू है इस पर, वो ये है कि स्पीड मैथ्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके DI कैलकुलेशन में, अर्थमेटिक में भी घट रहा है, सब में। और स्टूडेंट जैसे अभी जब पेपर देने जाते होंगे तो सबसे पहले क्या करते थे आप? स्पीड मैथ्स करते थे, और 20 मिनट का पेपर है, उस 20 मिनट के पेपर में पहला 7 मिनट 6 मिनट के आसपास का वक्त हम खर्च करते हैं स्पीड मैथ्स में जी। अगर एक सिनेरियो लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने स्पीड मैथ्स के बारे में सुना है, उसने भी है कि बड़ा अच्छा नंबर देता है, अच्छा आउटकम होता है, लेकिन अगर उसने पहला 5 मिनट में फ्लॉप किया, तो क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी सेगमेंट पे? क्यों? हाँ सर पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि सर हम लोग के माइंड में ये होता है कि अगर स्पीड मैथ हमारा अच्छा चला तो 10 नंबर 15 नंबर ग्रैब है, फिक्स है, फिक्स होते वो नंबर। हाँ। और अगर वहीं पे हम लोग को दिक्कत हो गई ना, तो फिर हम लोग को आगे ना DI पे इम्पैक्ट पड़ता है, अर्थमेटिक पे जो कॉन्सेप्ट हमें तो वो भी याद नहीं आएगा, याद नहीं आते। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या हमें स्पीड पहला जो मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ बच्चे के दिमाग में जाए, स्पीड मैथ्स पहले इतना ज़्यादा कंट्रोल में होना चाहिए कि आप अपने ऊपर एक गारंटी वाली बात ले सकते हो कि भैया यहाँ से 10 जितने भी सवाल आएंगे, एक आध 2 सवाल छोड़ के बाकी तुम करने के सक्षम में रहें। मतलब अगर 10 सवाल आए तो 8 सवाल का तो गारंटी आप ले सको खुद के लिए, 12 सवाल आए तो 10 सवाल 9 सवाल कर पा रहे हो, इतना लेवल पे होना चाहिए स्टूडेंट। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कि बच्चा फिर वहाँ पे DI पोर्शन या फिर अर्थमेटिक में जाने के बाद वो अच्छा कर पाएगा, जो भी उसके पास इनपुट है, जो जितना नॉलेज है उसको अच्छे से लेके आ पाएगा आउटकम।
बढ़िया। सो ठीक है, मतलब एक बार अगर स्पीड मैथ्स बढ़िया हो गया हाँ। तो उससे पहले डीआई पे जाना चाहिए या फिर अर्थमेटिक पे जाना चाहिए? सर जब आप एक बार स्पीड में, तो उसके बाद एक डीआई होती है हमेशा इजी वाली। आप एक डीआई करो। नहीं, पढ़ाई के समय exam पढ़ाई के समय सब जब पढ़ाई ना, पहले अर्थमेटिक करो। इसलिए कहा जाता है कि अर्थमेटिक में जो रेशियो आता है, प्रोपोर्शन आते हैं, फिर सवाल आते हैं ना, वो चीज़ आपको डीआई में ऑटोमेटिक हेल्प करता है। डीआई का कोई अलग से कुछ नहीं होता है। जब मेंस पेपर देंगे आप, तो वो अर्थमेटिक पे डीआई आ जाएंगी। मतलब कह सकते हैं अर्थमेटिक एंड देन स्पीड मैथ्स, इसका कॉम्बो होता है। कॉम्बो है डीआई, एग्जैक्टली। और अगर आपकी दोनों में कमांड अच्छी हो गई, आपकी स्पीड अच्छी हुई, तो डीआई तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड में आ जाएगी। क्योंकि डीआई में कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट लगते हैं। कॉन्सेप्ट आप अर्थमेटिक से लाएंगे और स्पीड आप स्पीड मैथ से लाएंगे। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एक स्टूडेंट है जो अभी आरबी पीओ में अच्छा नहीं किया। अब उसको दिख रहा है कि यार अब तो मेरा आईपीएस क्लर्क का एग्जाम आ गया जी। फिर आईपीएस पीओ का फॉर्म भरा जा रहा है। अब मेरे को तो लग रहा है कि मैं तो मैथ्स बर्बाद कर चुका हूँ अपना अब तक। अब कैसे संभाला जाए मैथ्स को? अभी से मैथ्स को कैसे संभाला अभी जाए? से जैसे उसने एक पेपर दे दिया, उसको अब अपनी वीकनेस समझ में आ गई होंगी। वो अगर डेली खाली 2 आवर्स भी अपने उस चैप्टर को देगा, तो ऑटोमेटिक वो 2-3 दिन ही लेता है। 2-3 दिन में वो आपको कमांड आने लगेगा। मैं ये नहीं बोला सर सब में आपको कमांड चाहिए भी, आपको टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन टॉपिक्स मुझे आने चाहिए। चलिए अगर 1-2 टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा, आप उसको छोड़ सकते हैं। एक बार अर्थमेटिक का लिस्ट बताइए जो कि एकदम बिल्कुल आना ही चाहिए। सर जैसे ट्रेन सवाल, रेशियो प्रोपोर्शन आपको आने चाहिए। फिर उसके बोट एंड स्ट्रीम के सवाल आपको आने चाहिए। मिक्सचर एलिगेशन आपको आना चाहिए। ट्रेन के प्लेटफॉर्म वाले सवाल आपको आने चाहिए। मेंसुरेशन के सवाल आने चाहिए। और एजेस वाले सवाल आपको आने चाहिए। ये सब रेशियो जुड़ा हुआ है। ये सब रेशियो से जुड़े हुए हैं। और कॉन्सेप्ट मिक्सचर हो गया, एजेस हो गया, ये सब भी रेशियो पे ही आता है। और अगर ये रेशियो प्रोपोर्शन में है तो 2-3 तो एजेस वाले पूरा रेशियो पे है। उसमें भी सर, और मिक्सचर वाला भी पूरा रेशियो पे होता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इधर वाला क्या सिस्टम? सर प्रॉफिट लॉस में हम लोग एक चीज़, अगर प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा SPCP है तो उसको हम एक बार को अवॉइड करते हैं कि हम पहले अटेम्प्ट में नहीं। अगर वो नॉर्मल पूछ रहा है ठीक है, पर अगर उसमें उसने मार्जिन ले आया, उसने डिस्काउंट भी ऐड कर दिया, तो हम थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं पहले अटेम्प्ट में। और उससे अच्छा हम लोग को लगता है कि अगर प्री में पार्टनरशिप वाला सवाल जो होता है वो ईजी होता है। वो मेंस में ट्रिकी होता है थोड़ा, वो प्री में पार्टनरशिप वाला सवाल 30 सेकंड में होने वाला होता है। हाँ, तो ये कुछ टॉपिक होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमेशा बच्चों को आती है, मैंने भी देखा है, मैंने भी फेस किया, प्रोबेबिलिटी में प्री में सवाल बन जाते हैं, मेंस में दिक्कत आती है। अच्छा। तो ये 1-2 टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आपको खुद को बेट लेना होता है कि अगर ठीक है ये अगर छोड़ रहा हूँ तो बाकी जो मेरे होंगे वो पूरे मेरे कमांड में होंगे, कि उनसे सवाल अगर आ गया मेरे को तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट अगर प्रीलिम्स लेवल पे अर्थमेटिक के कुछ जो आपने चैप्टर के नाम बताए, उन चैप्टर्स को लेके क्लियर है वो बच्चा, स्पीड मैथ्स पर पकड़े, डीआई इज एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दिस, दोनों का एग्जीक्यूशन है डीआई। ठीक है, तो क्या एक समय, मुझे लगता है ऐसा मेरा भी अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मैं तो इससे सोचता हूँ कि जुलाई के महीने के बाद से, जो अब महीना चल रहा है अगस्त, तो ये जो फेज होता है स्टूडेंट्स के, ये असल तौर पे अपग्रेडेशन का वक्त होता है। हाँ सर। क्योंकि अगर उसको इन चैप्टर जो आपने लिस्ट बताया उस चैप्टर पे अगर वो अच्छा है तो अब के समय में, क्योंकि मेंस की परीक्षा में अगर देखें क्लर्क को हटाया जाए मेंस में, पीओ मेंस पे चलेंगे बात करें थोड़ा सा, तो पीओ मेंस में हमें ज़्यादा अटेम्प्ट की आवश्यकता नहीं होती। 10-12 अटेम्प्ट कर दिया अगर मैथ्स में आराम से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे। और उस लेवल पे तैयारी के लिए हमें लगता है कि हमारा ये जो समय है इसमें हम काफ़ी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। पैसिवली कर रहे होंगे, मतलब हो सकता है कि हम मैथ्स को लेकर 2 घंटे डेली बैठते हैं और कर रहे हैं अपने पे काम। ठीक है, नाइस। तो ये अप्रोच मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को इस्तेमाल करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ट्राई टू टॉक टू योरसेल्फ कि यार मेरा मैथमेटिक्स अगर गड़बड़ है तो हम उसको बचा के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। गड़बड़ है तो यू विल हैव टू एटलीस्ट 70% तक के सिलेबस को लेकर आप कंट्रोल्ड होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 100% होना चाहिए, ना ही आई थिंक आप भी बोलेंगे 100% जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 70% ऑफ द टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसपे कि आप कमांड खेल पाए, मतलब जिसको लेके आप एक्सक्यूशन में लेके जा सकें उसे। ठीक है, सर मैं अर्थमेटिक को बोलता भी इसलिए हूँ सर, मेंस के पेपर लास्ट ईयर के मैंने जितने देखे ना, अर्थमेटिक ईजी था सॉल्व करने में डीआई से ज़्यादा। अगर मेंस में अर्थमेटिक के सवाल जल्दी बन रहे थे, डीआई ट्रिकी होती है कि डीआई में क्या होता है सर, सानू सर भी बोलते हैं वो पहला गेट होता है, अगर वो खुल गया तो ठीक है, पर अगर वो नहीं खुला तो फंस गए। और फिर वो तो पहले का था, अब क्या होता है कि उनके सवाल भी उतनी ट्रिकी होते हैं। तो उससे अच्छा आपको होता है कि अगर अर्थमेटिक पे कमाना है ना तो आप जल्दी जल्दी सवाल और मेंस में चूजी भी होना पड़ता है, बहुत पिक करने आना चाहिए भाई, कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। ये वाला बहुत स्मार्ट अप्रोच बहुत काम करता है। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। सर इंग्लिश में मैंने एक चीज़ है कि जैसे अगर किसी ने स्कूल लेवल पर पढ़ा हुआ है तो उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं 120 का और वो कैप, इन दो पे कमांड करके वो जितना ज़रा मॉक पे सेक्शनल मॉक लगाएगा उतना ज़रा उसको अपनी गलतियाँ दिखेंगी। क्योंकि सर हम जब वीडियोस में देखते हैं या तो हमें टीचर्स हमने हमारा
हमने बोला ये आंसर है, अब वो हम मन में सोच लिया, टीचर्स ने बता दिया कि नहीं ये है, तो वो चला जाता दिमाग। पर जब मॉक हम लगाते हैं तो हम मॉक में क्या कुछ सोच के लगाते हैं वो ऑप्शन, और जब वो गलत होता है तो हम एनालिसिस करते हैं कि अच्छा मैंने ये रूल लगाया था, तो ये रूल नहीं, ये रूल लगेगा यहाँ पे। तो अगर वो आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पूरे पता होते हैं, आपको वोकैब थोड़ी आपकी कमांड अच्छी है, आप रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है कि आप स्पीड में पढ़ पाते हैं, क्योंकि आरसीएस लंबे आते हैं और मोस्टली बच्चे पढ़ नहीं पाते उसको। तो और कुछ होता कि तो उसमें अगर आपने अच्छे से कर लिए, 3 चीज़ में की कमांड अच्छी है और आपने इंग्लिश पहले से पढ़ रखी। एक तो होता है जो पहले से पढ़ते हैं, और जिसने अच्छा, अगर हम इस बारे में बात करें जिस स्टूडेंट का इंग्लिश लिटरली वीक है, हाँ सर, उसको पहले ना एक टीचर्स पकड़ के पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा चलना पड़ेगा उसको, क्योंकि कभी हमारे सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन ऐसे आता नहीं है, वो आपके इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा। हाँ, पर वो इम्प्लीमेंटेशन आता है, एरर में दिखता है वो चीज़। तो आपको पूरा एक स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, और जब भी आप कभी कोई भी बेसिक करो तो उसको ऐसे करो कि वो दोबारा करना नहीं पड़े आपको। शायद आप उसको आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, पर अगर एक बार वो कर लिया ना तो दोबारा ना करना पड़े, ऐसा उसको लेकर चलो। और एक बार आपने पूरा इंग्लिश का बेसिक कंप्लीट कर लिया, आपने 3 चीज़ में कमांड कर ली, उसके बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस आपको अपग्रेड करेगी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अगर मतलब आप फर्स्ट वाले कैटेगरी में आते होंगे मुझे लगता है। नहीं सर, मेरा मीडियम था, मेरा इतना भी अच्छी नहीं थी। मतलब स्कूल लेवल वाली जो हाँ, आपने बात स्कूल करी। लेवल, हाँ स्कूल में पढ़ा था। हाँ, उस टाइप पढ़ा था आपने, और सीबीएसई से पढ़े हैं आप। हाँ, सीबीएसई से। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो किसी स्टेट बोर्ड से हाँ। पढ़ा है और उसको बैंक के एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, जी, तो क्या ग्रामर पे सीधा जाना, जंप करना उचित है, या फिर क्या हम रीडिंग के सहारे चलें? मतलब रीडिंग को एक पैरेलली हम रीडिंग पे काम कर रहे हों, रीडिंग स्किल्स डेवलप कर रहे हों ताकि हम लैंग्वेज से फ्रेंडली हो रहे हों, उसके बाद हम साथ में पैरेलली हम ग्रामर पे भी काम कर रहे हैं, बट फोकस शुड बी दैट कि अगर हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज संभाल पा रहे हैं तो। सर जैसे आपने जिसका पूछा ना, ऐसे मेरे को कॉलेज में कई लोग मिले थे जब मैंने कॉलेज कर रहा कि हम लोग ऐसे, तो क्या उनको मैंने 2 ऑप्शन बताए थे। एक आप स्टोरी बुक खरीद लो नॉर्मल, और एक मोबाइल में ऐप्स आते हैं जहाँ पे स्टोरी चलती है इंग्लिश में। आप डेली 30 मिनट आप वो स्टोरी बुक पढ़ो, चाहे जैसे आपको टूटी फूटी इंग्लिश में आ रहा है वो पढ़ो, आप उसको सुनो। तो उसमें 2 चीज़ आपको इंग्लिश में ना वर्ड्स पहले पहचानना है। हाँ। हम लोग क्या कहते हैं स्पेलिंग से, या कभी कभी ना अगर रीडिंग स्किल अच्छी है ना तो आप एरर में बिना रूल्स के भी क्या होता है पढ़ते हुए समझ कहीं गलती हो रही है। वही वो रीडिंग इसीलिए सुनने में नहीं अच्छा लग रहा हाँ, मेरे को वो word। ये गड़बड़ लग रहा है। हाँ। मैंने तो ऑलवेज के साथ ये देखा है। हाँ, मैंने ये देखा ये यहाँ कैसे लग रहा है, तो आपको रूल्स भी नहीं पता तो भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ना हमेशा जो शुरुआत में ना स्टोरी बुक, फिर उसको जहाँ स्टोरी बुक कमाना अच्छी आ जाए थोड़ा ऊपर नॉवल पढ़ना शुरू करो, फिर आपको थोड़ा हाई लेवल चीज़ों में जाना चाहिए, अखबारों में जा हर बार में। तुरंत से एक बार, ऐसे भी बहुत सारे बच्चों से गलती क्या होती है प्रिपरेशन ड्यूरेशन में, कि उनको मालूम चलता है कि इंग्लिश को ठीक करने का एक दवा है एडिटोरियल। हाँ वो पढ़ना शुरू कर दो भाई, क्या पढ़ना शुरू कर दो, तो अखबार पढ़ना शुरू कर दो, हिंदू पढ़ना शुरू कर दो। तो ऐसा ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे रीडिंग स्टार्ट करें, और वो करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इंप्रूवमेंट होगा उससे? नहीं होगा। बिल्कुल होगा सर। जैसे मुझसे भी बोलते हैं ना कि यार हमको बोलते हैं कि न्यूज़पेपर, तो मैंने कभी नहीं कहा कि न्यूज़पेपर, मैं कहता हूँ इससे अच्छा क्या ना, अगर आपकी बेसिक्स है स्टोरी बुक पढ़ो, उसमें 2 चीज़ें, एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप पढ़ोगे भी कुछ देर तक उसको। अगर और कल को मैटर ये भी तो है ना, कल को आप ऑफिसर ही बनेंगे तो आप मतलब उतना तो इंग्लिश आना ही भी चाहिए आपको। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी कि एग्जाम क्वालिफाई हो गया। कल को आपको मतलब आपका अगर कोई कस्टमर आया जो अंग्रेजी में बात कर रहा है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप किस बात के पीओ हैं? कुछ नहीं। मैटर ये भी तो है ना, क्योंकि आजकल तो इतना नॉर्मल हो ही जाता है। सर यहाँ तक होता है कि अगर आपने कल बीएम बन गए तो आपको अथॉरिटी के साथ मिलना पड़ेगा, थोड़ी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने ब्रांच को करना पड़ेगा। करना, अब बीएम बनेंगे ही, आप प्रमोशन होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस एक और सवाल है मेरा, बहुत ही कड़वा सवाल है ये। जो स्टूडेंट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन के लिए एंटर करता है, मतलब सोचता है कि मैं अब जैसे जुलाई के महीने में सोचा कि मैं बैंक का एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, और वो सोचा और उसके सामने परीक्षाएं लाइन से लगी हुई हैं, क्या उससे अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ही अपने से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए? मैंने परीक्षा से क्या बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके चलना चाहिए, या फिर प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सर मैं उम्मीद पर नहीं रखता कि ज़्यादा उम्मीद, क्योंकि हम लोग अगर लग रहा है ना कोई पेपर की तैयारी, तो एटलीस्ट 4 to 5 या 6 मंथ तो आपको लगेंगे उसको पूरा अच्छे से तैयार करने समझने में ही लगता है कि सर पहले 1-2 महीने आप पेपर देंगे, पहला पेपर तो आपको समझने में चल जाएगा कि टाइमर कैसे भाग रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। वो सिचुएशन 20 मिनट्स कुछ नहीं होता है भाई, ऐसे से निकल जाता है 20 मिनट्स। तो उसको पहले अगर वो अभी स्टार्ट करा ना, तो वो एक चीज़ है, वो अगले साल के लिए बेटर कर सकता है अपने आप को। हाँ, मैं ये बोलूँ सर, निकल सकता है पेपर, क्योंकि एसबीआई में ऐसा क्या होता है कि सेक्शनल कुछ ऐसा होता नहीं। तो आप 2 सब्जेक्ट में कमाने के तो आप एसबीआई निकाल सकते हो। एसबीआई और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर होता है, और 6 मंथ का टाइम मिलता है। और अगर अभी के लिए सबसे बेस्ट एसबीआई होता है, जो अभी शुरू कर रहा है, वो निकाल सकता है, परफेक्ट होता है। पर हाँ, फिर उसके लिए भी वो कमांड चाहिए उसको, फिर कमांड और नहीं, एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी होने के, जो आपने शुरुआत में कहा, वो तो बहुत ज़बरदस्त बात है। ठीक है,
जीए को कैसे मैनेज किया जाए? सर जीए के लिए तो डांट भी पड़ी थी आपसे, तो वो तो अभी मुझे उसका तो मेरा श्योर सा फॉर्मूला है, डेली क्लास करो, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं बनाता था कि इतना डिटेल में नहीं लिखता था, बस शॉर्ट में जो मुझे लगता कि न्यूज़ इंपॉर्टेंस है उनको लगाओ। बनाया, या 1 पेज या 1.5 पेज में वो न्यूज़ कंप्लीट हो जाती थी एक दिन की। वो बनते बनते महीने में मेरे 40-45 पेज बनते थे बस। उनको एक बार रिवीजन के तो हाईलाइट कर लिया, उसके बाद उसको रख दिया अपना। जैसे अगला मंथ आया तो फिर रात को पढ़ते गए, और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा देखना हो तो जब मंथली पीडीएफ्स आती हैं तो उनसे थोड़ा टैली कर लेते थे कि कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ तो नहीं होगी जैसे छूट गई वो हमसे। तो अगर ठीक है, नहीं है तो ठीक है, अगर है तो उसको नोट डाउन कर लिया हमने उस वहीं पर। डाटा को अलग रखते थे एक साथ कि तो ऐसा तो नहीं करते थे कि यार, जैसे बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि छोड़ो ना, इसे कौन बनाएगा, वो मंथली आता तो है उसी से पढ़ नहीं सर, मेरे को ये लगता था मुझे ये पर्सनली लगता कि 200 पेज की पीडीएफ से अच्छा मैं अपने 45 पेज के नोट्स पढ़ लूँगा। हाँ। और हम लोग को सब कुछ नहीं करना होता, हम लोग को ये था कि अगर 45 कर रहे हो, 45 पेज याद है मुझे, तो आराम से मैं 25-30 नंबर तो ले आऊँगा जीए में, मुझे ये कॉन्फिडेंस। और लास्ट में कैप्सूल आता था, उससे वीडियो से रिवीजन किया, अपने नोट्स प्रॉपर पढ़े और चला गया। तो उसमें मेरे को लोड भी नहीं रहता था कि मुझे 200 पेज पढ़ना है, क्या क्या पढ़ूँ मैं, क्या छोड़ूँ। तो लास्ट में मुझे हौस पौस नहीं होता था मेरे साथ, क्योंकि अभी जो फेज आएगा ऐसा आएगा कि आज इंटरव्यू है, कल आपका मेंस है, जो मेरे साथ भी होता है। हाँ। तो फिर आपको आप एक समय आप पढ़ रहे हैं इंटरव्यू का, उधर देख रहे हैं अपना जीए देख रहे होंगे, तो वो दोनों चीज़ आप मैनेज नहीं कर पाते। वहाँ पे भी नोट्स आपकी हेल्प काम करते हैं। आएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, स्टूडेंट के जो प्रिपरेशन ड्यूरेशन होता है उसमें आपने भी फील किया होगा ऐसा, अगर आपने ऐसा कुछ गलती किया है तो, जैसे क्या होता है कई बार हम कुछ चैप्टर्स, जैसे कई बार हम टाल मटोल करते हैं, ठीक है देखा जाएगा, और मुझे लगता है ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता भी है कि वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उनको लगता है यार इतना सारा कुछ छूट गया, अब छोड़ो अगले साल देखा जाएगा। हाँ सर, ये होता है कई लोग के साथ, मैंने सुना है अपने कि ये चीज़ गलती हम कर गए। हाँ। और एक चीज़ क्या होता है कि अगर उसके लिए बचने का एक ही तरीका है ना सर, हर वीक अपने खुद को एनालिसिस करो एग्जैक्टली कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या चीज़ आपका टारगेट था, क्या आप कंप्लीट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो चीज़ अगर आप हर वीक अपने आप को क्रिटिकली एनालिसिस, सर हम लोग क्या करते हैं ना, खुद को बड़ा प्यार से रखते हैं कि यार ठीक है यार, थोड़ा ही तो आराम किया मैंने, तो वो थोड़ा थोड़ा करते हुए ना वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि एग्जाम टाइम में भी ऐसा होता है कि यार ठीक है आज 8 ही घंटे तो सो लिए मैंने, कौन सा कभी कभी तो सोता हूँ मैं, पर वो फिर 8 घंटे एक दिन की भी वो आदत बन जाती है ना, तो फिर वो एग्जाम टाइम में आपको हैम्पर करना है। एग्जाम टाइम में हम वहाँ पे मान लो पहले पूरे सेट में ऑफ एग्जामिनेशन में नुकसान हो गया, अगर पूरा अगले 6-8 महीने फिर पढ़ाई करना पड़ा, ये भी तो होता है और फिर सर एक चीज़ और होता है ना, 3-4 पेपर खराब हो गए, सब खराब ही तो जा रहा है, अब छोड़ो अगले साल ही देखेंगे। एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ, कल की किसी वीडियो में मैं वीडियो कर रहा था, यूट्यूब पे ही था शायद, या एप्लीकेशन पे था, मुझे याद नहीं, एक बच्चे का कमेंट आया सिमिलर ऐसा ही जो आपने बोला अभी, कि सर मेरा आरआरबी पीओ तो मेरा ख़राब हो गया, और आरआरबी क्लर्क भी मेरा डे 1 में ही था, अभी 2 दिन बचा हुआ है, लेकिन डे 1 में था, मेरा ख़राब हो गया, मतलब जो एक्सपेक्ट किया नहीं हो पाया वैसा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब अगले साल एग्ज़ाम दूंगा। अभी मैंने कहा भाई अभी तेरा 2 एग्ज़ाम हुआ है, अभी आईपीएस क्लर्क है, आईपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, एलआईसी के बारे में चर्चाएं हैं, आरबीआई असिस्टेंट है, 6 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सोचिए पहले 2 परीक्षा में बच्चा विफल होने के बाद क्या बोल रहा है, 25 का एग्ज़ाम देखेंगे। मतलब ये सरेंडर वाली बात हो गई। बिल्कुल। सरेंडर किस लिए, इतना ऐसे चुटकियों में सरेंडर क्यों कर रहे हो भाई? कुछ मतलब आपको जो आपने बोला ना वो कि अपने उस पर गलतियों को लिखो, जी एग्जैक्टली उस पर काम करना चाहिए इस वक्त में। मैंने एग्जैक्टली ये सजेशन दिया कि आप एक काम करो, आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना इस वक्त में। बिल्कुल। हम दिमाग के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं है, वो ऐसे ऐसे बवंडर चल रहा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे दुनिया कितनी भी डिजिटल हो गई हो, कागज़ कलम से बहुत करीब रही है। हाँ। लिखिए, वहाँ पर मन में मत रखिए कि हाँ ऐसा हुआ, नहीं नहीं नहीं, लिख दीजिए मैथ्स में मेरा इतना चैप्टर ठीक है, इतना गड़बड़ है, और सिर्फ उस पर काम किया जाए। तो चलिए मान लेते हैं कि आईपीएस क्लर्क में कुछ न कर पाएँ, चलो मान लिया कि आईपीएस पीओ में भी कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब उस लेवल पे भी आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप एलआईसी के एग्जाम तक या फिर एसबीआई क्लर्क के एग्जाम तक, एसबीआई पीओ के तक आप तैयारी ना हो, वही किया जाए तो हो जाएंगे। और सर जो मुझसे पूछता है कोई, तो मैं ये बोलता हूँ अगर मान लो कल को एसबीआई बन गए तो आरआरबी थोड़ा तुम ज्वाइन करोगे, करो तो एसबीआई करोगे, तो उसका तो वेट करो ना। अभी आपके साथ खुद ही तो ऐसा हुआ था ना कि आरआरबी पीओ रखा हुआ था, आरआरबी क्लर्क रखा हुआ था, आईपीएस पीओ पीएनबी रखा हुआ था, पीएनबी चूज किया, पीएनबी सब वही तो बेटर ही चूज करो, तो बेटर के एग्जाम तो बचे हैं अभी, बचे हैं अभी तो उसमें। और सर जो आपने नोट्स की बात की ना, मेरे जो स्टडी टेबल तो वहाँ पे चिपके होते थे कि हाँ ये टारगेट्स मेरे चल रहे हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं, और उनको फिर मेरे वहाँ की दीवार पूरी निकल चुकी थी, वो क्योंकि वो चिपका के निकालने में वो पूरा वहाँ की खराब हो चुकी थी। मतलब जो स्टडी टेबल कई बार इंस्टाग्राम पे या कहीं कहीं दिखता है, हाँ, वो सच में अगर सिर्फ देखा ना जाए, उसको अमल कर लिया जाए, और उस तरीके से एक सीरियस एस्पिरेंट के जो कहानियाँ सुनते हैं, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे हैं जी, इस वीडियो से भी बहुत से लोग प्रभावित होंगे। हो सकता है कि वो प्रभावित सिर्फ आज के लिए हों, कसम खा लेंगे, तिलक लगा लेंगे कि अब तो बस आग लगा देंगे, लेकिन अगर इस बात को सच में अमल करके और चला जाए, क्योंकि ये जो पूरी जर्नी होती है प्रिपरेशन की, ये जैसे आज आज़ादी का दिन है और लिटरली
हम खुद को ही तो एक स्टूडेंट कैसे आज़ाद कर सकता है? अभी आप कितना आज़ाद फील कर रहे होंगे? बिल्कुल सर, कोई मतलब pressure मज़ा आ नहीं। रहा, लग रहा है कोई मतलब बर्डन ही नहीं, क्या मस्त चल रहा है ना ऐसा। बिल्कुल। तो ये वही बात है ना, तो ये जो जो परिश्रम वाला फेज़ है, चाहे दुनिया 21वीं सदी हो या 22वीं सदी हो, कोई सदी आगे आ जाए, ये तो हमेशा रहेगा ना कि हार्डवर्क जो जो मतलब अपने ऊपर वो क्वालिटीज़ कैरी करेगा वही जीतेगा। बिल्कुल सर। ओलंपिक गेम होता है, इतने सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया भी पार्टिसिपेट करती है, क्वालिटीज़ का खेल है सारा सारा। ऐसे से बहुत से गेम निकल के आते हैं, हमने नाम नहीं सुना होता है, हाँ और वो भी कंपटीशन में है। वही सर, इसमें वही ना सर, ऑर्गेनिक रहने का, क्योंकि हम लोग क्या सर डिजिटल में सोचते सब फ़ोन पे रख लेंगे, सब कुछ है, पर जो चीज़ आपको पेन पेपर में जो सामने दिखेगा ना, वो चीज़ आपको कभी फ़ोन में नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्योंकि वो आपको खोलना पड़ेगा, फ़ोन खोलेंगे तो पीडीएफ इकट्ठा करने वाला काम हाँ, आपने भी वो किया है? नहीं सर, मैंने पीडीएफ नहीं इकट्ठी की। मेरे जो चीज़ होती थी वो प्रॉपर नोट्स होते थे, मेरे पास सबकी नोट्स बनी होती थी। मैं अगर देखता था वीडियो लेक्चर्स पे जाता था मैं, अगर मुझे लेक्चर देखने हैं तो मैं वीडियो लेक्चर कर दूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो लेक्चर में सर ये था कि वो मेरे सीन बन रहे हैं तो मुझे एग्जाम में वो हेल्प करता है। कभी कभी जीए में कई बार होता है कि कोई सवाल सर ने कराया और सर ने उसी में कुछ ट्रिक बता बता दिया। अरे, दिया होता या है जोक बिल्कुल। बता दिया, और वो जोक हमें याद है, हाँ। वो सवाल भी हमें याद है, तो वो ऑप्शन हमें वहाँ पे स्टक कर जाता कर है। जाता है। वो पीडीएफ पे वो बोर होते हैं पीडीएफ में, क्योंकि पीडीएफ में सवाल भी करना, एक तो अगर हम जैसे रैंक फाइल भी होता था, हम कई लोग बोलते हैं कि रैंक फाइल सर हम करते हैं और 2-3 घंटे करते रह जाते हैं और हमारा फिर कुछ और टाइम नहीं मिलता, तो मैंने कहा फिर तुम गलत कर रहे हो। अगर मेंस ही कर रहे हो तो 1 आवर का टाइमर लगा के करो। नहीं, उसमें मैं लिखा भी हूँ कि दिस रैंक फाइल शुड बी आंसर्ड और सॉल्व्ड विद इन और 40 सर आपने मिनट्स। पहले भी बता रखा है, हाँ। तो बच्चे आज भी कर रहे हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे रैंक फाइल। तो मैंने कहा देखो क्या होता है, पजल जो होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती है, पेपर में आ गए तो तुम छोड़ोगे ही वहाँ पे, हाँ। क्योंकि पेपर में वही पजल करो जो 10-12 मिनट में बन बन जाए। जाए। आधे घंटे वाली पजल तुम छूने भी नहीं वाले वहाँ पे, और ना वो तुमसे वहाँ बनेगी प्रेशर में। तो बेटर है ना कि वो 1 आवर के टाइमर करोगे ना, तो रैंक फाइल में तुम स्ट्रेटेजी लगा पाओगे अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें मार्क्स का डर नहीं रहेगा, फिर तुम्हें पता होगा कि कहाँ कैसे कैसे पॉइंट करने हैं, कहाँ सवाल मेंस में बहुत जरूरी है ये चूज करना। मतलब आप, अच्छा ये बताइए, आपके अटेम्प्ट कितने थे रीजनिंग में, मेंस में? सर मेरे इसमें पीओ में IBPS पीओ में मेरे सर 29 अटेम्प्ट थे, और उसमें सर LR था हम लोग का, LR में हमारी कमांड अच्छी थी, वो बचा नहीं सर। पजल मेरी एक ही बनी थी, एक बनी थी 2 नंबर वाली, तो उसमें 4 सवाल थे, और एक नंबर वाली पजल बनी थी। पजल तो हमसे 2 ही बनी थी, तो कई सारी। हाँ, लेकिन LR वहाँ DS पे LR DS वो मिसलेनियस टॉपिक, LR DS मिसलेनियस आया नहीं था हमारे में, तो LR DS में हम पहुंच गए थे किसी तरह। पर वही चीज़ अगर LR DS नहीं है तो फिर तो पजल तो एक ही बची फिर। नहीं, आप तो फिर भी, मैं कह रहा हूँ कि आप तो फिर भी टॉपर्स में से हैं, मतलब कि जो 29 अटेम्प्ट कर रहे हैं। जी मैं तो स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, तो आपके टाइम भी यही बोल रहा था 20 के आसपास पहुंच जाओ। हाँ सर, हमेशा IBPS PO मेंस हो, SBI PO मेंस हो, इन सब परीक्षाओं में अगर 20 के आसपास रीजनिंग में अटेम्प्ट कर दिया आपने, तो मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाए, बिकॉज सवाल ही वैसे आते हैं। छोड़ने और सर वही हम सवाल देते कि 60 सवाल आ रहे हैं, 45 सवाल हम करेंगे कैसे, उस पर अगर हम ये सोच कि हमें कितना करना है, बस हमें तो 15-20 ही करके निकल बस जाना निकल जाना है। तो 15-20 मिनट 60 हर सवाल को हम 3 मिनट आराम से दे सकते हैं और प्रॉपर्ली करके आ सकते हैं। एग्जैक्टली, वो चूजी होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए पहले से कमांड होना बहुत जरूरी है। वो मॉक्स पे ही आता है फिर। वो मॉक्स पे आएगा। नाइस, ठीक है। तो एक कंक्लूजन बताइए आप मुझे पूरे जर्नी ऑफ प्रिपरेशन का। सर एक चीज़ था कि मैं अगर शुरू जब किया था तो मुझे कुछ क्लियर नहीं था मेरा, ये था कि हाँ चलो करते हैं। 3 टीचर्स पकड़े मैंने, उनके साथ लग गया, जो बोलते गए करते गए, क्योंकि शुरू में मुझे भी कुछ नहीं आता था, स्ट्रैटेजी भी नहीं पता होती थी, करते गए। जब पहला पेपर दिया तो कुछ दिमाग में आया मेरे कि हाँ चलो ऐसे करना है। फिर एक और दिया प्री, जब IBPS PO का प्री निकला तो समझ में कि अच्छा प्री मेरा सब कमांड आ गई, अब सही जा रहा है, तो प्री की मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई थी काफ़ी कट। फिर जब मैंने IBPS PO मेंस दिया पहली बार, वो पहला मेंस था, और क्वांट में सब मेरे भी हाथ पैर काँप गए थे सर, टाइपिंग नहीं हो रही थी। 2022 में क्वांट्स बहुत गंदा आया था। और मेरे हाथ पैर काँप गए थे, मेरे को अंदर से बिल्कुल एंजाइटी टाइप की हो गई, क्योंकि मेरा पहला मेंस था, वो भी इतना गंदा जा रहा है। तो मुझे ये था कि लोग तो काफ़ी फोड़ के आ रहे हों, वो सेंटर के बाहर निकल के पता चलता कि यार सब के सब ऐसे ही होते हैं, सबके 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट। हाँ तो सर, और सर फिर मुझे पता चला कि लिटरली मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट है लोगों से। हाँ। और मेरे तो मुझे फिर लगा यार, यानी कि सब के सब होते हैं हम लोग एक ही जैसे, वो पेपर में हमें लगता है कि यार सब फोड़ रहे होंगे, मैं ही बच। तो वो प्रेशर हैंडल करना मैंने सीखा वहाँ से, कि 2 चीज़ अगर हम मेंस में प्रेशर हैंडल कर गए और प्री में कमांड स्पीड में आ गई, तो आप आराम से निकाल सकते हो पेपर। 2 कंक्लूजन मैं फिर से रिपीट करूंगा इस लाइन को, बहुत अच्छा लाइन बोला इन्होंने। प्रीलिम्स में स्पीड मेंटेन कर गए और मेंस के पेपर में प्रेशर झेलना सीख गए। हाँ। आप निकाल लेंगे आराम से। क्या बात कह दी, बहुत बढ़िया। और क्योंकि सर मैंने हमेशा देखा, अभी जैसे आपकी मैराथन हो रही थी, मैं देख रखा मैं सर 3 घंटे हो गए, हम थक गए, 3 वहाँ तो 5 घंटे में बैठना, 5 घंटे में तो हालत खराब हो जानी है। एग्जैक्टली। और प्रेशर अलग रह गया, तो फ्री है, कभी पानी पी रहे हो, कभी कहीं घूम के आ रहे हो, वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते आप। एक बार आप घुसे, आधे घंटे बाद आप बैठ गए हो, उसके बाद आपको उठना भी 5 घंटे बाद है, तो और एक फेस में जा रहे हो आप लोग, पूरा मेंटली आप एग्जॉस्ट हो रहे हो वहाँ। हाँ, वो भी प्रेशर भी है। और सर मैंने जितने लोग से बात की, मैं उनको हमेशा ये कहता कि लास्ट तक टिक जाना वहाँ पे, बस मेंस के पेपर मेंस के पेपर अगर तुम लास्ट तक पेन नहीं छोड़े हो तो 100% है कि आपको
क्लियर होगा। लीड से जितनी मिल रही है वो आपके ऊपर है, पर अगर लास्ट तक आपने हिम्मत नहीं आ रही तो आपको क्लियर जरूर कर देगा मेंस। अच्छा, आपके टाइम में कट ऑफ कितना था मेंस का? 72 था 72 2022 में। हाँ, लेकिन इसमें तो 63 था। हाँ 2022 72.25 5 था था। कुछ, हाँ 50 ऐसा कुछ था। तो आपके स्कोर कितने थे, कुछ याद है आपको? हाँ मेरे 85.5 थे। 225 में से? हाँ सर। उसके बाद इंटरव्यू? हाँ उसका पॉइंट ठीक है, 63 है और 85.5 नहीं, बताया। 63 इस बार के 2023 का? 23 में तो 96 मार्क्स थे। अच्छा, मैं 2022 का बता। वहाँ भी आपने मार्जिन बना लिया था वैसे? हाँ। अच्छा, वहाँ का एक बार कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 72.5 की जगह पे आपका था 85.5, मतलब इंटरव्यू के लिए आपके पास 13 नंबर का मार्जिन 13 था। मार्क्स। इस बार आपके पास 96 मार्क्स था। हाँ 63। बहुत भयंकर मार्क्स निकाल लिया आपने यार। हाँ, 33 और 63 कट ऑफ है। हाँ तो 33 मार्क्स की था। 33 का मार्जिन है। हाँ। तभी मतलब जो आपका ये पीएनबी है वो ऐसे नहीं है। और इंटरव्यू एवरेज भी गया तो फिर मजा सर वो आ चीज़ गया। आप ही मैंने जब बात की कि मेरा पहला इंटरव्यू था, मेरा वो खराब भी गया था इतना, क्योंकि सर वहाँ पता नहीं चलता कि हम कैसा जा रहे हैं, वो उनके ऊपर होता है। तो फिर मेरे को ये था कि उनके ऊपर से छोड़ने से था मैं अपने ऊपर ले लूँ, मैं मेंस में इतना ले लूँ कि वो कुछ भी देंगे मुझे। मार्जिन, मैं इसलिए मार्जिन वाली बात हाँ। इसलिए छेड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली अपने को ना आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इन परीक्षाओं के लिए क्लियर रहा कीजिए। मैं ये तमाम स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि कट ऑफ का जो एक रेंज है, मैंने कल भी एक वीडियो किया है बच्चों के लिए कि यार 5 साल का कट ऑफ का रेंज क्या रहा है आईपीएस पीओ का। तो हमने देखा कि 63 मतलब 60 से लेकर 80 के बीच में रहता है 225 में से। तो मैंने कहा जो भी है ना, आप एक बीच का मान लो, 75 70 मान लो कट ऑफ का रेंज, आप 70+20 रखो कम से कम। हाँ। तो 90+ में अगर आप विड्रॉ कर रहे हो 225 में से, तो आपका इंटरव्यू एवरेज भी जा रहा है तो आप फोड़ने वाले हो, जी है ना? आराम से। Nice. और सर वो कट ऑफ गिरने का रीज़न भी वही था, रीजनिंग। हाँ। अगर रीजनिंग इजी आ जाती, क्वांट, क्योंकि सर क्वांट में बहुत कम लोग थे जो जैसे, हाँ मेरा बैकग्राउंड ही काउंट मैथ का है, तो मेरे लिए तो ठीक है, पर और भी बायो वाले भी देते हैं, वो रीजनिंग में कमांड अच्छी होती है। और अगर मेंटली आप थोड़ा प्रिपेयर रहो हर चीज़ के लिए, क्योंकि पहला सेक्शन हमेशा रीजनिंग खुलता है किसी मोस्टली एग्जाम, हाँ। अगर वहाँ पे आपने तब अच्छा से खेल गए। देखे और आपने थोड़ा हैंडल कर लिया वो, क्योंकि अगर खराब भी जा रहा है ना तो ठीक है आगे। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मैंने रीजनिंग दिया, खराब गया, क्योंकि उतना मुझे उम्मीद से ज़्यादा नहीं गया। फिर मेरा अगला खुला जीए, उसमें भी मेरे को अजीब से लग रहा था, क्योंकि मैं पिछले लास्ट डे मैं इंटरव्यू दे के आ रहा था, तो मैंने 3-4 दिन से रिवीजन कुछ किया नहीं था। वो भी मेरा थोड़ा लगा कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने वहाँ पे कुछ नहीं जीए किया। उसके बाद मैं वहाँ पे लास्ट ईयर का अटेम्प्ट के हिसाब से मैं अपने लिखने लगा, क्योंकि मुझे अटेम्प्ट याद होते अपने लगभग। तो मैं लिखने के यार 73 कट ऑफ गई थी, मैं इतना करके आया था, और 85 इतना। तो इस बार देखो क्या रीजनिंग में अगर लेवल हाई हो तो मार्क्स थोड़ा कम आएंगे। तो मैं वहाँ पे एनालिसिस करने लगा, तो मेरे को फिर वहाँ से लगा, हिम्मत आई कि यार कुछ नहीं हुआ, कि ये तो 2 सबके बिगड़े होंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आ चुका था मेरे को। हाँ, ये रीजनिंग में इस बार क्या ही था, मतलब सिटिंग पजल ही था और नहीं, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ चुका था कि यार देखो क्या होता कि सबका बिगड़ रहा है, थोड़ा सा हिम्मत कर लूँ तो वो हो जाए। फिर उसके बाद इंग्लिश आया, तो इंग्लिश भी था कि वो भी अच्छा ठीक ठाक गया। क्वांट पे फिर मेरे को लगा कि यार 3 के आप ये तो करो मरो, यहाँ तो करना है, क्वांट आ गए थोड़ा इजी। क्वांट ठीक ठाक था इस बार। हाँ। इस बार रीजनिंग खेला गया था, पिछले साल रीजनिंग ओके था और क्वांट में थोड़ा खेल गया था। क्वांट में फिर सर मैंने जो अटेम्प्ट किए थे, मार्क्स मेरे भी 36 आ गए थे क्वांट में मेरे आए। तो वही क्योंकि मुझे लास्ट में हिम्मत नहीं आ रहा था। नहीं मतलब मैंने ऐसे थे जो क्वांट में अच्छे थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने हिम्मत हार दी, और क्वांट में उनकी 15-20 में हो रहा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कैट की किताबें सॉल्व करनी पड़ती हैं इस लेवल पे, ऐसा कुछ किया आपने? 36 नंबर लाया आप मेंस में, आईपीएस पीओ मेंस के मैथ्स में आपने 36 नंबर लाया, जो बहुत बेहतरीन नंबर है, मतलब बहुत टॉप क्लास मार्क्स है। कौन सा कैट किताब सॉल्व किया आपने? मैंने कोई कैटेगरी नहीं सर। मैं बताता हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती थी हमेशा मॉक्स। मैं कहता एक बार बेसिक हो गया, आपने अपग्रेड भी किया। मॉक क्या होता है, वो आपको ये नहीं सिखाता कि मार्क्स कैसे, वो आपकी स्ट्रेटजी सिखा देता है कि पिक करना पिक करना कैसे, अच्छा ये सेक्शन आ गया ऐसा, क्योंकि मॉक हमेशा अलग तरह के वर्सटाइल होगा, वो वर्सटाइल होते हैं। और बच्चे क्या सर उस मॉक को पकड़े कि सर ये मैच करता है, अरे हमें वो नहीं देखना कि मैच करता भी है कि नहीं, हमें ये देखना चाहिए मॉक है, अगर ऐसा पेपर आ जाता है मेरे पास तो मैं उसको कैसे अप्रोच करूंगा, मैं वो चीज़ सीखता था। तो वहाँ से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे अच्छे। हाँ, क्वेश्चन भी मिल जाते, प्रैक्टिस भी होता है। प्रैक्टिस होगा सर, क्योंकि टाइमर के अंदर 60 सवाल तो क्या 35-40 सवाल तो कर नहीं पाओगे बाद में करने के लिए, तो प्रैक्टिस करके तो बहुत कुछ मिल जाता था। अच्छा, मेंस की प्रैक्टिस के समय मॉक में हम क्या फुल लेंथ लगाएं या पहले सेक्शन लगाएं? पहले अगर सर आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो मुझे ये था कि पहले थोड़ा सेक्शन लगा लो, एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि क्या क्या होता है, क्या क्या। वैसे क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि 3 घंटे कहाँ बैठ पाएगा। पर जब एक बार सेक्शनल में आपने ठीक ठाक लगा लिया कि हाँ सेक्शनल में आपका स्कोर कंसिस्टेंट हो गया, उसके बाद फुल लेंथ की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
अगर हाँ वो तो जरूरी है। हाँ, क्योंकि फुल लाइन की प्रैक्टिस है तो 3 घंटे प्रेशर नहीं। डिस्क्रिप्टिव का आप थोड़ा सा वो बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है डिस्क्रिप्टिव। सर डिस्क्रिप्टिव आपको ना हमेशा कट ऑफ में लीड बड़ा एज देगा, बड़ा एज देगा, बड़ा एज देता है। हाँ। और सर लोग हुआ बनाते हैं पर डिस्क्रिप्टिव बहुत इजी होता है। 15 मार्क्स तो आप आराम से निकाल सकते हो उसमें। हाँ 15 मार्क्स आराम कि से। 10 मार्क्स का लेटर होता है, उसको अगर प्रॉपरली आपने विथ उसका फॉर्मेट लिख दिया है तो 8 9 7 8 तक तो मिल जाता है वहाँ पे। और आपने अगर ऐसे में, क्योंकि ऐसे में सर ऐसा नहीं कि एडिटोरियल से आता है, बहुत बेसिक चीज़ आती है उसमें। आपका एक टॉपिक बहुत बेसिक पब्लिक इश्यूज ऐसे कुछ, हाँ, जो भी इशू चल रहा होगा उसमें आ जाएगा। अगर आप उसने प्रॉपरली अपने इंग्लिश में लिख दिया उसको अच्छे से तो उसमें आपको आराम से और मिल जाएगा। जिनकी रीडिंग हैबिट रही है उनको तो तो और वैसे अच्छा कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे वैसे। हाँ सर। उनको शब्द मिल गए और भर दिया और अच्छे से, जिन्होंने पढ़ते हुए आए तो उनको तो और अच्छा मिले। तो आराम 15 मार्क्स तो आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपने अच्छे टाइप किया। पर वही बात है वो, क्योंकि लास्ट में होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, प्रेशर आ जाता है, वो टाइपिंग नहीं होती लोगों होती है। और सर मैंने एक चीज़ देखी पहली बार एक्सपीरियंस कि जब हम टाइप करते हैं तो चारों जब कट 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 कर सुनाई देता है। तो वो अपने माइंड में चल जाता है कि यार सब इतना तेज कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ फिर यहाँ पे। ये सब बहुत ऑर्गेनिक बात बता रहे हैं आप। हाँ। मतलब बहुत अंदर की बात है ये हाँ सारी। सर, कट कट वो अंदर से भी फील होता है यार सब इतना सब तेज लिख लिख रहे रहे हैं, मैं टाइप भी नहीं कर, मेरा तो दिमाग में नहीं आ रहा अभी क्या लिखूं इसमें, और सब चालू है। पर वो चीज़ वही चीज़ ना, जितना आपने कांड बंद कर लिया वहाँ पे, जितना आपने अपने ऊपर फोकस कर दिया, उतना अच्छा वहाँ परफॉर्म कर जाएंगे आप। क्योंकि परेशान सभी होते हैं वहाँ पे, बस दिखाता कोई नहीं है वहाँ पे कि हम परेशान हैं। अच्छा। हाँ। और ये फिर ऐसा भी है कि हमें लग रहा था कि सब मस्त कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हम हैं। गड़बड़ उस सब फेस में ये दिखाता नहीं है कि सर मेरा पेपर खराब हो जा रहा है। वो फिर आपको बाहर जाके ही पता चलेगा। बाहर भी जो लड़का सच बोलते वही बताता है कि हमारे बाहर भी जाके लोग बोले अरे हमने फोड़ दिया। हाँ, वो बहुत बोलने शोबाजी बहुत होती है, शोबाजी बहुत सेंटर के होगी। बाहर। पर वो रियलिटी आपको, अगर आपने कोई 1-2 पेपर देंगे तो आपको खुद समझ में आने लगे कि अच्छा ये पेपर का ऐसा आया है, मेरे सर ने ऐसा बताया था कि सर बताते हैं कि टफ आ गया तो ये जाता है, इजी आ गया तो ये जाता है, तो फिर मैं ठीक हूँ भाई, मेरा चल रहा है सही, तो आपको प्रेशर एडिशनल नहीं आएगा। चलिए बहुत बहुत सो आई थिंक आप सभी को ये डिस्कशन बहुत सटीक लग रहा होगा कि हाँ यार बहुत अंदर की बातें मालूम चल रही हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सुशील मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं। क्योंकि मतलब बहुत सारी बातें इन्होंने मतलब मानी हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि यार, क्योंकि ना मैं बहुत दिल से समझाता हूँ बच्चों को, जो मानता है बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि इन्होंने मुझे जीए के लिए याद आ रहा है, आप लोग बोला था मैंने कि ग्रुप फॉर्म कीजिए। हाँ सर, कर रखे हैं। हेल्प किया वो? जी सर, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। हम लोग को ग्रुप था, मैं उसमें हम लोग ने सर एक क्विजेस होता तो वो बाई भी किया था हम लोग ने। हम क्विजेस रन कराते थे उसमें आपस में ही 4-5 हाँ, लोग? कितने लोग थे सर? पहले हम लोग 4 लोग शुरू हुए थे, फिर धीरे धीरे उसमें ऐड की 7-8 हो गए थे हम। अच्छा। तो हम क्विज उसमें सर हम लोग 7-8 में अब सिर्फ 3 लोग बचे। हम लोग 5 लोग का हम लोग सिलेक्ट हो गए थे, लास्ट ईयर हो गए 3 बचे हैं। 5 लोग का हो भी गया हो उसमें, गया 8 में है। से एक साल में 5 लोग निकल गए। अभी एक का एसबीआई क्लर्क में हुआ अभी अच्छा, उसमें रिसेंटली, एक और हो गया। हाँ, ठीक है। और 3 ही बचे हैं। और उनका भी 3 में पास उनको मेंस में थोड़ा मार्जिन पे ही वो कर गए, नहीं वो इंटरव्यू दे चुके थे। अच्छा अच्छा। तो वो मार्जिन पे रह अच्छा, गए। मतलब सब लोग इंटरव्यू तक गए थे? हाँ, तो वही चीज़ है। और उनका भी, और फिर हम लोगों ने क्या किया अब, क्योंकि तो वो चीज़ क्या था आपको, और हम टॉपिक वाइज डिसाइड कर लेते थे कि आज ये करेंगे, करेंगे। फिर हमने वो किया, पूरा क्विज करते थे, फिर हम वीसी करते, वीडियो कॉल करते थे, डिस्कस करते थे, कुछ नया किसी ने पढ़ा हो या कुछ हो, तो वो चीज़ आपको ना रिटेन करती। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में, खासतौर पे जीए वाले पोर्शन में या फिर बाकी चीज़ों की भी स्ट्रेटजीज़ में बहुत हेल्प करता है ये ग्रुप वाला चीज़। और मुझे लगा था ये है मतलब काम का चीज़ है, इसलिए मैंने डिस्कस भी किया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आप लोगों का ग्रुप के बारे में मुझे मालूम चला कि आपने अलग से भी ग्रुप फॉर्म किया है। जी सर। और भी वो बच्चों ने किया था, कुछ लोगों ने अलग अलग कुछ टुकड़े टुकड़े में ग्रुप बनाए थे। और मैंने कहा भी था कि ज़्यादा नहीं, 4-5 लोगों का ग्रुप बना लो, बहुत है। और सीरियस स्टूडेंट का ग्रुप बनाओ, जो फालतू कहती ना कर रहे हो, बातें इधर उधर की नहीं हो रही हो, और टारगेट बेस्ड काम करो, निकलेगा काम। हेल्प, एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है उसमें। और सर उसमें एक फनी चीज़ ये होती थी कि हम लोग क्विज के वक्त ना फ्रीडम रखते थे कि आप जो बोलना बोल सकते। उसका एक चीज़ जब क्वेश्चन आया कोई, तो कोई कुछ बोलता था वो ट्रिक्स में बोल देता था वो। अच्छा, ये चीज़ का ये, अरे ये तो ये हो गया यार, रिलेट कर देता था। तो वो चीज़ वो याद है कि अच्छा ठीक है ये रिलेट हो गया, क्योंकि हमें पूरा एग्जैक्ट नेम नहीं जरूरी होता, थोड़ा सा भी अगर उसका नाम पता हो फिर तो वहाँ रहता है वो रहता है। तो उसी को, और इस बार अब क्योंकि हम लोगों को अभी मैंने क्या किया सर कि एक और ग्रुप बनवाया जो इनका नहीं हुआ, वहाँ 8-10 लोग हैं, तो उनको फिर मैं वही चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि मैं करा रहा हूँ, आप करते जाओ, हो जाएगा ये चीज़। बहुत बढ़िया कि ईजी है कि इतना कुछ जीए, अगर आप प्रॉपरली डेली 1 आवर दे रहे हो ना, एक डेली जीए कर रहे हो, रात को रिवाइज कर रहे हो, क्विज़ दे रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, बहुत होता है कि आराम से होता है। मेरे को हमेशा सुनने में ये आता है कि सर 2 घंटे 3 घंटे क्यों दे, अभी से मेरा टाइम वेस्ट होता है। वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको बाद में पता चलता है कि, क्योंकि आप लास्ट में फिर 3-4 दिन आप पढ़ोगे तो 3-4 दिन तो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर जीए कर रहे हो, तो वहाँ पे ज़्यादा देने से अच्छा है कि पहले ही इन्वेस्ट कर लो थोड़ा टाइम करके, तो आपको लास्ट में हैम्पर नहीं कर। अच्छा, आपसे पहले वाले ईयर में एक स्टूडेंट थे, वो भी पीएनबी में है। हाँ,
नाम याद आ गया होगा। हाँ बिल्कुल सर, बात आपको भी वही होती मिलाया गया था उनसे। हाँ। तो दीपक, मुझे उनका भी नाम लेना पड़ेगा क्योंकि 2022 में मतलब मैंने ऐसा इंटरव्यू किया था उनके साथ, और बड़ा, वो भी बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और आई थिंक अभी भी स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं वो भी। एंड अगेन 2023 में आप मिल गए, अब देखते हैं 24 में कौन मिलता है। मतलब ये भी है, मतलब हर साल मुझे एक बंदा ऐसा मिल रहा है कि यार मचा दिया इसने। तो मुझे 22 में दीपक खासा मिले, 23 में सुशील मिले, और हर्षिल भी मिले मुझे। हर्षिल इज़ नॉट हेयर राइट नाउ, हाँ। लेकिन ठीक है, बट ही वॉज ऑल्सो अ बिग अमेजिंग स्टूडेंट। मतलब बहुत मेहनती, बहुत डेडिकेशन वाला बच्चा, बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट। और सर हम दोनों का तो ये था कि हम दोनों इतना ज़्यादा क्रिटिकली एनालिसिस करते थे अपने, एक दूसरे का भी करते थे। कुछ गलत कर रहे तो तुरंत बोल रहे कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ ऐसा नहीं होनी चाहिए। और ऐसा था कि हम 1-1 2 घंटे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिस्कशन से हम लोग कुछ ना कुछ नया लेकर आते थे अपने लिए, या कुछ ऐसा लेकर कि हम पेपर में हेल्प करते थे। तो मेरे को ये था कि वो 1-1.5 साल हम साथ में रहते, वो दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। अच्छा, आप लोगों को फील हुआ कि हम, मतलब जैसे आप, हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, क्यों ऑनलाइन में होता है, एक बहुत डिस्टेंस फील होता है, क्या ऐसा हुआ? नहीं सर, मेरे को तो नहीं हुआ फील, नहीं हुआ। सच बता रहे सर। क्योंकि सर मुझे ये था कि शुरू में जब शुरू किया तो ऑब्वियसली आपको कनेक्ट करने में टाइम, एक बार मेरा कनेक्शन बन गया सबके साथ, तो मुझे ये हुआ नहीं कि वो पर्दे के पीछे वाली बात है। मेरे को ये था कि हाँ, क्योंकि अगर मैं क्लास में भी जा रहा हूँ तो भी मेरे को वही चीज़ मिलेगी। मैं ऑनलाइन तो मुझे 2 चीज़ मिल रहा है कि एक तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ सकता हूँ, जब चाहूँ मैं बात कर सकता हूँ, डाउट पूछ क्योंकि सकता अभी हूँ। भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ है कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन ये वो समझ में नहीं आता ऐसा करके, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, प्रोडक्टिव मुझे तो ऑनलाइन बेटर लगता है सर, बेटर लगता है, बेटर कि उसमें एक चीज़ मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ें प्लान कर सकता हूँ, प्लान कर सकता उसके हूँ। हिसाब से पढ़ सकता हूँ। ना मुझे ट्रैवल करना जा रहा कि इधर एक कोचिंग जा रहा हूँ, दूसरी कोचिंग जा रहा हूँ। मेरे को ये कि एक जगह बैठ के अपना शेड्यूल बना लिया, उसको कभी भी कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। रैंकर्स के बारे में बताएं कुछ। सर रैंकर्स एक था, एक रैंकर्स आया था, एक रिपीटर्स आया था। हाँ। 2 बैच था कि 2 बैच ऐसा बैच था सर, अगर उसने किसी ने भी पूरा अच्छे से फॉलो कर ली, क्योंकि सर वो मैं ये नहीं बोलता कि सर उससे सवाल आएंगे या उससे कुछ, उससे आपको सीखने के बहुत कुछ मिलता है। जो आपका माइंड अपग्रेड होता है ना, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अपग्रेड करना है, वो चीज़ वहाँ से अपग्रेड होता है। आपके जो पर्दे खुलेंगे कि दिमाग के पर्दे खुलते हैं, नसें खुलती हैं कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकता है, अच्छा ऐसे ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, वो जो क्रिटिकल वो सिचुएशंस चीज़ में है। कैसे एनालाइज करें, कैसे सवाल का इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये वाली चीज़। वही। और सर और आपके हम लोग जो बोलते थे कि सर ये करा दो, आप कराते भी थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा कि हम जो चाहते वो हो रहा है और हमें उससे ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे। तो मुझे रैंकर्स मैंने पहले उस साल भी किया था रैंकर्स, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मेंस के लिए रैंकर्स किया था। फिर जब मैंने लास्ट किया तो पहले मैंने रिपीटर्स पूरा किया, अच्छे से फॉलो किया, फिर रैंकर्स किया। तो मुझे IPS PO में सवाल दिखे थे, क्योंकि सर हम लोग आपसे भी बोले थे कि सर 1-2 सेट ऐसे कराए जहाँ कुछ मान लीजिए कि आया ही नहीं, और आप भी बोलते थे कि रैंकर्स में कि LR कर लो, क्या पता कभी ऐसा आ जाए कि इसी को करना पड़ जाए। वो मेंस में हमें दिख गया कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें LR पे ही जाना पड़ा। तो जिसने मान लिया रैंकर्स किया, जिसने मान लिया वो बात को, उसने LR किया, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा रिपीट रैंकर्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था LR DS को, तो उसको अगर किसी ने प्रॉपरली कर रखा था तो उसको वहाँ बहुत हेल्पफुल मिली थी, और उसको कट ऑफ भी क्लियर करने में आसान हो रहा था। क्योंकि ऐसे जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है ना कि मिसलेनियस है, तो आपको पजल में भी सवाल नहीं बनते आपसे, इजी चीज एक्सपेक्टेशन रखता है इंसान, 8-10 नंबर तो मिल जाएगा हाँ। इसका। और वो चीज़ जब गायब हो गई तो फिर हम लोग को ये सिर्फ वो चीज़ याद है कि अच्छा ठीक है यार, हमने पहले से तैयारी करके आए थे इस चीज़ की। और मैं एक्चुअली हम लोग आपसे भी बोले सर मान लीजिए नहीं आता कुछ कभी, तो आपने भी कहा कि LR DS बचाएगा, LR DS करते रहो, और लोग को बोरिंग लगता है वो चीज़, यार क्या वो चीज़ पढ़ो वही आंसर ढूंढो, गलत आ रहा है फिर सही सही है। तो और मैंने ये सोचा कि यार सर कुछ और सोच रहे हैं, हम क्या, तो मेरे को ये लगता कि यार जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही दिशा में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारे साथ यही होता था कि ऑब्वियसली ओपिनियन डिफर करते हैं हर बार के लोग, करेंगे डेफिनेटली, पर हमें कोई चीज़ है ना कि एक चीज़ एक्सेप्ट करना भी होना चाहिए अपनी गलतियाँ, कि अगर चलो मैंने ये सोच के किया, अगर सर ने ये बताया तो अच्छा ये चीज़ मैं गलत सोच रहा हूँ। क्योंकि उसके टॉपिक जो होते हैं ना, वो टॉपिक पूरे नोन टॉपिक नहीं होते सब कुछ। उसमें 10 टॉपिक हैं तो 5 चीज़ों के बारे में जानते होंगे, 5 बिल्कुल ऐसा हो सकता है इसके बारे में जो टॉपिक सुना ही नहीं आपने। हाँ, और तो वो डिफर करेगा उस चीज़ करेंट इशू से ही आता है। तो उसमें भी मैंने यही सीखा कि एक तो गलतियां एक्सेप्ट करना सीखे, क्योंकि आप खाली वर्ड पकड़ के नहीं निकाल सकते, वो आपको सोचना पड़ेगा प्रॉपरली कि अच्छा ये चीज़ पॉसिबल भी है कि नहीं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही रियल हो गए तो भी गलत है वहाँ पे, कि हम ज़्यादा ही एथिक्स पे चले गए तो भी गलत चीज़ होती है। फॉर्मूला जरूरी है। थोड़ा सा आपको की टेंडेंसी रखनी चाहिए कि यार थोड़ा सा अगर सोच पाऊँ मैं इस चीज़ के बारे में कि चलो अगर मुझे कभी स्टिक कम होना पड़ा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसा होता है ना पनिशमेंट की चीज़ें आती हैं, देनी है, पनिशमेंट देनी की नहीं, तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा अच्छा पनिशमेंट देनी भी है कि नहीं देनी उसके। मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ LR के बारे में कि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको अधिकारी बनने से पहले जो स्टूडेंट हेल्प करेगा और बाद में भी हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं दिमाग में LR का कॉन्सेप्ट अगर है तो एज ए पर्सन, एज एन ऑफिसर आपको हेल्प करेगा। हाँ, और सब वो चीज़ फिक्स है, इस साल भी जो देंगे मैं 100% श्योर हूँ कि सब
LRDSC आने वाला मिसलेनियस नहीं दिखेंगे SBI में पेपर। IPS PO में फिर भी अगर चाहे तो चेंज बहुत कर मिल दे, जाएगा। पर SBI के पेपर में तो LR, क्योंकि जब वो क्लर्क में नहीं दे रहा मिसलेनियस, तो वो PO में तो बिल्कुल नहीं देने वाला। तो वो अभी से आप स्किल तैयार करो, क्योंकि हम लोग तो देख चुके हैं वो चीज़। तो इनके पास तो टाइम है अभी कि LRDS कर लें अच्छे से। और DS तो ऐसी चीज़ है जो प्री में भी दिखेंगी, तो वो चीज़ तो करनी पड़ेगी इनको। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी बातें हम लोगों ने करी हैं ऐसी जो बच्चों को बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो मुझे बहुत खुशी है कि और हम बहुत 6 दिन बात कर रहे हैं इस तरीके से। बहुत सारे बच्चों को बहुत फ्रीडम मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट से जो शायद उनके दिमाग में गलत था या फिर मे बी सही हो, लेकिन और सही हो जाएगा आज के इस डिस्कशन से, क्योंकि बहुत ही रॉ डिस्कशन आपके सामने रखा गया है। कोई प्री प्लान डिस्कशन नहीं, सब कुछ एकदम रॉ, बिकॉज मुझे पता है कि ही इज़ द स्टूडेंट जो कि मतलब मचा सकता है, अच्छा आंसर दे सकता है और ऑर्गेनिक आंसर देगा, बिकॉज ये रियल चैम्पियन है। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही वीडियोज़ में मिलते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे। सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हाँ। मैंने कई चीज़ सुना है कि प्री मेंस कैसे मैनेज करते हैं। हाँ। तो मेरा फिक्स है, सुबह उठा मैं एक क्लास की GA की, करंट अफेयर 8 या 7 बजे होती है, 8 बजे होती है जैसे हमारे सर की, तो क्लास की नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने प्री का एक मॉक दे दिया, वो मैंने ब्रेकफास्ट से पहले दे दिया सब। तो 8 से 10 का मेरा फिक्स हो गया। 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं एक मेंस की क्लास या रीजनिंग की अकाउंट की लेकर मैं बैठ जाता था उसको, कि चलो 2 घंटे प्रैक्टिस किया। तो 10 से 12, 12:30 ऐसे हो गया। फिर 1 बजे मैं ब्रेक लिया, लंच किया, लंच के बाद आया तो फिर एक प्री का मॉक दिया, क्योंकि मुझे पता कभी कभी होता दोपहर की शिफ्ट मिल गई मुझे, तो मुझे क्या होगा, नींद तो नहीं आएगी ज़रा। तो मैंने तो मैंने वो किया। फिर 2 से 3 मैंने एक प्री का मॉक दिया, उसको रख दिया। फिर उसके बाद मैंने दूसरी फिर मेंस की क्लास, अगर मैंने रीजनिंग कर रखी है तो मैं कॉन्ट की ले लूँगा, तो इवनिंग तक मैं करता था कॉन्ट। फिर उसके बाद जब मैं इवनिंग के बाद फिर अपना थोड़ा ब्रेक लिया, टी स्नैक किया, फिर यूट्यूब की क्लासेस में देखता था थोड़ी, और जितने मुझे नीड लगती कि अगर मुझे लगा कि मैं रिकॉर्डेड देखूंगा तो मैं रिकॉर्डेड देखूंगा, लाइव देखना तो मैं उस दिन लाइव देख लूँगा। हाँ। फिर उसके बाद फिर एक और मैं प्री का मॉक देखता था। मेरा था कि अगर मैंने प्रैक्टिस कर तो मैं डेली 3 प्री के मॉक मैं दूंगा। और वो ऐसा था कि एक अभी जो अपकमिंग है उसके 2 होंगे, एक उसके बाद जो आने वाला उसका एक मॉक होगा। ये हमेशा फिक्स होता था। क्या प्लानिंग, बहुत बढ़िया प्लानिंग है। और मतलब ये उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका उनको लगता है कि मेरा एक लेवल पे प्रीलिम्स लेवल पे तैयार हो चुके हैं। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। और बाकी पूरे टाइम पढ़ना मेंस को है, हाँ, और असल तौर पे मॉक लगाना है प्रीलिम्स का मॉक, तो ताकि हम प्रीलिम्स से जुड़े रहें। हाँ। वो फ्लो स्पीड आता रहे। एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन, प्लान्ड ही क्वेश्चन होता है लगभग प्रीलिम्स में, और मेंस के लिए मोबिलेट कर रहे हो। ये पहले लेके चलने का तरीका ये है। और 3 प्रीलिम जाम हो गए तो उसके बाद फिर मैं खाली उन तीनों को लेकर साथ बैठता था, एनालिसिस करता था क्या गलतियां हुई, क्या मैंने अच्छा किया। और उसके बाद फिर अपना डिनर के बाद GA पढ़ा और फिर खत्म मेरा उसका डे। और जैसे जिस दिन क्लासेस नहीं हुई उस दिन मैं अपना जिस दिन क्लास नहीं उस दिन मैं मेंस का भी मॉक लेकर बैठ जाता था अपने साथ, क्योंकि मेंस की मॉक की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि अगर क्लास नहीं है तो टाइम को ऐसे 3-4 घंटे में वही ना, बच्चे क्या करते हैं, हौच पौच ज़्यादा करते हैं। ये भी है वो भी है, बहुत कुछ करना, करते कुछ नहीं है वही सब। क्योंकि मैंने ये तो पढ़े तो 4-4 घंटे वही चले, तो मैं उनको कहता नहीं डिवाइड कर लो। अगर 2 घंटे है खाली 2 घंटे 2 मेंस के एक सब्जेक्ट को, अगर तुम 2 घंटे जितने कर पा रहे हो तो उतना ही करो, तो उसको फिर सिंसियरली करो। वो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ता जाएगा, तुम्हारा अपग्रेड तुम खुद को करोगे अगर तुम क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हो खुद का उस समय। नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट मिस हो रहा था सच में। ठीक है, सो आई थिंक अब तो खैर और भी एक बेहतरीन जवाब मिल गया आपको, एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी। इस वक्त में बहुत काम आएगा ये पॉइंट उन बच्चों के लिए जो लोग प्रीलिम्स में ठीक ठाक फील कर रहे हैं अपने आप को, और अब सोच रहे हैं मेंस कैसे मैनेज किया जाए इस वक्त में। परफेक्ट, ठीक है। तो ये सफ़रनामा जो अभी हमने सुना सुशील जी का, और ये सफ़रनामा आपके लिए बनेगा अब। सो ऐसे ही सफ़रनामा मिलते रहेंगे, हम लोग ऐसी चर्चाएं चलती रहेंगी, कभी कभी बीच बीच में ऐसे कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, और ये आपको हेल्प करती रहेंगी। ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, प्रिपरेशन में लगे रहें। और Adda 24/7, building the nation through education.